नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल धीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत है। तो देखते हैं आज हम नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। ये जो हाई स्कूल में बोर्ड के जो पेपर होते हैं, तो ये हमने पेपर उठाया है सेट चौथा यानी 2024, जो 2024 में मैथ का पेपर हुआ था। आज हम उसको हल कराएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें 2024 में 7 सेट एक प्रकार से बने होते हैं। जैसे ये जो हमने सेट उठाया है सेट चौथा है 822, ये लखीमपुर, सीतापुर यानी कुछ जिलों में ये लगता है। टोटल 7 सेट बनाए जाते हैं, यानी सातों के 7 सेट हमारे इस अनसाल्ड में दिए हुए हैं। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सेट चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और पहला, दूसरा, तीसरा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाए। देखिए कुछ क्लासेस हो सकता है लाइव अगर व्यवस्था बन जाएगी अच्छी तो लाइव भी आएंगे, बाकी इसी प्रकार से हम वीडियो बना के डाल देंगे। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल धीरज और मैं एसएससी पर दे सकते हैं। तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं। ये पहला सवाल, ठीक, इसमें से तो बहुविकल्पी स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो पहला ये बहुविकल्पी होते हैं। बहुविकल्पी है लगभग कितने 20 बहुविकल्पी हैं एक एक नंबर के। तो देखिए कैसे हल करेंगे। बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए शून्यकों का योगफल जो होता है, तो हम सबसे पहले हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण। ठीक, आपका तो बहुविकल्पी है लेकिन हल कैसे करेंगे। समीकरण 3x² + 5x + 2 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। इससे जब तुलना करेंगे तो देखिए a की जगह पर कितना लिखा है, a की जगह पर लिखा है 3 और b की जगह पर देखिए x दिया है और b की जगह कितना दिया है 5, यानी b का मान हो गया 5 और c की जगह पर कितना दिया है 2। अब हमसे यहाँ पर पूछ रहा था शून्यकों का योगफल। तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, सूत्र लिखेंगे शून्यकों का योगफल। जो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है हमारा -b/a। अब देखिए माइनस लगा देंगे और b का मान यहाँ पर कितना आया है 5 और a का मान कितना आया यहाँ पर, a का मान माइनस का b/a और a का मान कितना है 3, यानी -5/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं विकल्प कौन सही है। विकल्प हमारा बी सही है, यानी -5/3। फिर देखते हैं, ये हमारा पहला हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा। लिखा समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। अब देखिए कोई भी हल नहीं होता है, इसका रियल में मान होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। ये होता है कोई भी हल नहीं होगा, उसका ये बनता है। अब देखिए a1 a2 b1 b2 के मान रख लेते हैं। ठीक, ध्यान रखना, ये जो समीकरण हमारा बना है तो ये हो गया हमारा a1x और ये हमारा b1y और ये हमारा c1 और इधर देखिए a2x और ये हो गया b2y और ये हो गया c2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये c1 इधर है जबकि होना किधर चाहिए, इधर। ठीक, तो ये इधर जब आएगा तो ये जो प्लस का 1 है इधर आएगा, ये हो जाएगा -1 = 0। इसी प्रकार से भी जो प्लस का 7 है इधर आएगा तो ये हो जाएगा -7 = 0। ठीक, अब देखिए अच्छे से समझिए, इसकी जब तुलना करके लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो देखिए a1 का मान कितना है यहाँ पर 2 और a2 का मान कितना है यहाँ पर 3 बराबर है b1 का मान कितना है a और b2 का मान कितना है -5। देखिए 2 3 a 5। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे, इसका हटा दो कोई बात नहीं, तो इसको लिखेंगे 3a बराबर 5 दूनी 10। तो a का मान आ गया -10/3। तो देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही है। विकल्प हमारा ये विकल्प नंबर सी यानी तीसरा सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट।
समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 के मूलों की प्रकृति होगी। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 की तुलना, इसकी तुलना किससे करेंगे? ax स्क्वायर, क्योंकि ये मानक समीकरण होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। इससे जो तुलना करेंगे तो देखिए a का मान कितना आ गया 2 और b का मान कितना आ गया 5 और c का मान कितना आ गया 4। अब देखिए विविक्तिकर क्या होता है? d, इसे कहते हैं विविक्तिकर। विविक्तिकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। जब विविक्तिकर निकालेंगे फिर उसको देखकर हम बताएंगे कि परिमेय और बराबर होगा कि अपरिमेय होगा, परिमेय और असमान या वास्तविक नहीं है। तो b का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 4, 5 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 चक्कू 32। तो 25 में से 32 गया माइनस का 7। तो जब ऋणात्मक आता है तो उसे हम कहते हैं एक प्रकार से काल्पनिक है। ठीक, काल्पनिक है, यानी हम कह सकते हैं कि वास्तविक नहीं है। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है समांतर श्रेणी 4 9 14 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर समझिए, ये इसे कहते हैं प्रथम पद। ठीक, और डी क्या होता है? इनमें अंतर 4, इसमें अंतर कितने कितने का है? 5 5 का। 4 प्लस 5 9, फिर 9 में 5 जोड़ेंगे 14, तो इसे कहते हैं अंतर। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे ए यानी प्रथम पद कितना दिया है 4, और डी होता है डिफरेंस यानी अंतर, और जिसे कहते हैं समान अंतर यानी सार्वांतर। ठीक, तो सार्वांतर क्या होता है? किसी दूसरे पद में से पहला पद घटा दें, यानी 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, यानी इससे हमको पता चला कितने कितने का अंतर है। और अंतिम पद कितना दिया, यानी अंतिम पद यानी लास्ट पद को कहते हैं अंतिम पद। ये कितना दिया है 254। अब हमसे पूछ रहा है अंत से 10वां पद, ये नहीं इधर से 10वां पद नहीं पूछ रहा, इधर से यानी वापसी जब आएंगे, यानी 254 में से 5 गया 249, फिर उससे 245, ठीक 244, इधर से पूछ रहा है 10वां पद कौन सा होगा। ठीक, तो अंत से 10वां पद का सूत्र हम कह सकते हैं, ठीक T10 यानी अंत से 10वां यानी लास्ट से 10वां पद। तो इसका सूत्र हो जाएगा यल यानी लास्ट पद। अगर शुरू से पूछता तो इसकी जगह ए लिखते, ठीक, और यहाँ पर होता है ए लिखते तो प्लस होता है, ऐसे माइनस होता है n माइनस 1 डी। यहाँ पर ऐसे अगर ए से शुरू होता a प्लस n माइनस 1 डी, ये होता है शुरू से, और अंत से क्या होता है यल से स्टार्ट होता है और यहाँ पर माइनस होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 254 माइनस n कितना है 10, यानी 10वां पद हमसे पूछ रहा है, माइनस 1 बराबर इंटू डी, और डी का मान हमको पता है कितना दिया है, डी का मान यहाँ पर है 5। तो देखिए 254 माइनस 10 में से 1 गया 9, और 9 की जब 5 से गुणा करेंगे 9 पचे 45, इसको जब घटाएंगे तो देखिए 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पे 4 में से 4 गया 0 और 2, यानी 209 आ गया हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर सी सही है। फिर देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल लिखा है चित्र में समरूप त्रिभुज का एक युग्म इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने के लिए सही रूप कौन सा है। ठीक, तो देखिए सही रूप कौन सा है, तो देखिए 80 अंश जो दिया हुआ है, इसी 80 अंश की जगह पर 80 अंश आएगा। इसमें क्या होता है कोण, एक प्रकार से देखिए समझिए समरूप क्या होता है। अगर कोई कोण इस प्रकार से दिया है, ठीक, इसमें क्या होता है अगर ये 80 अंश कोण दिया है तो ये भी 80 अंश कोण होगा।
अगर ये 70 दिया है तो ये 70 होगा, और ये मान लो 65 दिया है तो ये 65, यानी ये कोड समान होता है, ये कोड समान होता है, ये कोड, यानी कोड जो उसके पड़ोस वाले होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं। और दूसरा कार्य समझिए, इसकी भुजा अगर ये 1.5 गुना है, ठीक, तो इस प्रत्येक में ये भी 1.5 गुना होगी और ये इसकी 1.5 गुना होगी। अगर ये इसकी 2 गुना है तो ये इसकी 2 गुना होगी, ये जो है इसकी 2 गुना होगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर समझिए, पहला कोड तो समझिए, पहले कोड में यहाँ पर दिया है 80 अंश, ठीक, और ये वाली भुजा दी है 3 सेंटीमीटर, और दूसरी देखिए अच्छे से समझिए, ये दी है 2.5, और नामकरण क्या दिया है, ये है ए और ये है बी और ये है सी, ये हमारा पहला त्रिभुज बन गया। अब जब दूसरा त्रिभुज यहाँ पर लाएंगे, समरूप लिखा है तो ध्यान रखना, देखिए 80 दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर बी कोण 80 अंश है, यहाँ पर डी कोण 80 अंश है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे डी, क्योंकि डी कोण है हमारा 80 अंश। देखिए इसमें बी कोण 80 अंश है, इसमें डी कोण 80 अंश। एक तो ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, इसमें देखिए 3.5 दिया है, 3 और 2.5, और इसमें दिया है 6 और 5, तो देखिए 3 का दूना होता है 6, ठीक, तो 3 का दूना 6, यानी कौन सी भुजा हो जाएगी, ये, और 2.5 का दूना होता है 5, 2.5 का दूना 5, देखिए इसका दूना ये है, इसका दूना ये है, और ये हमारी भुजाएं दी नहीं है, फिलहाल ये होगी इसकी दूना ही, इसे यही समरूप त्रिभुज होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है समरूप त्रिभुज, ठीक। अब युग्म क्या होता है, कौन सी भुजा किसके समरूप है, कौन कोण किसके समरूप है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, इसका नामकरण क्या कर दिया, अब 6 सेंटीमीटर, देखिए 6 सेंटीमीटर ये है डी एफ, तो डी यहाँ पर भुजा कौन सी आएगी, एफ। फिर देखिए 5 सेंटीमीटर दी है, कौन सी है, डी ई, ठीक, ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए समरूप त्रिभुज जब बनाएंगे, अच्छे से समझना, ठीक, तो कौन सा कोण किसके समरूप है, या कोण वाला ही मान लेते हैं, तो देखिए ए के समरूप कौन सी, ए के साथ में कौन सी आएगी, ए, और बी के साथ में कौन आएगा, डी, बी के साथ में, ए के साथ में ई, और बी के साथ में डी, और सी के साथ में एफ, यानी सी। अगर 2 त्रिभुज बने ना, तो देखिए ए की जगह ई, देखिए यहाँ पर ए कहाँ लिखा है, पहले स्थान पर, और यहाँ पर ई कहाँ पर लिखा है, दूसरे स्थान पर, ये गलत है, यहाँ पर लिखाना चाहिए, नहीं ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए ए कहाँ लिया है, पहले स्थान पर, और ए का मान क्या है यहाँ पर ई, और यहाँ पर क्या दिया है, पहले स्थान पर, सही है अभी तक। फिर देखिए बी यहाँ पर क्या है, दूसरे स्थान पर, और बी का मान क्या है, डी, और डी कहाँ पर है, तीसरे स्थान, यहाँ पर दूसरे स्थान पर, यहाँ पर तीसरे स्थान पर, यानी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए ए जो है हमारे पहले स्थान पर है, और ए के साथ में ई, यानी वो भी हमारे पहले स्थान पर है। फिर देखते हैं बी हमारे कहाँ पर है, बी के साथ में डी है, तो बी हमारे दूसरे स्थान पर है, उसके साथ, और डी भी दूसरे स्थान पर है। फिर देखिए सी तीसरे स्थान पर है, और सी के साथ में एफ, वो भी तीसरे स्थान पर है, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई डी एफ, यानी हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सी नंबर सही हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 6, बिंदु -3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो एक बिंदु तो हमारा ये दिया है, और दूसरा मूल बिंदु, ठीक, तो मूल बिंदु हमको पता है, मूल बिंदु किसे कहते हैं, मूल बिंदु होता है 0,0, तो -3,4 की 0,0 से दूरी होगी। 2 बिंदु हमको पता चल गया, और इसके बीच की दूरी जब सूत्र निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है d बराबर √। अब देखिए यहाँ पर चाहे x1 - x2 लिखो और चाहे x2 - x1 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए x1 x2 में नाम लगेंगे, देखिए ये हमारा है x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक। अब देखिए x1 कितना है, -3 - x2 का मान 0, प्लस y1 कितना है, -4 -y2 कितना है, 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया -3 और -0 यानी -3, यानी -3 का स्क्वायर, प्लस -4 और -0 -4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, इसके ऊपर क्या लगा है, वर्गमूल, ये आ गया
वर्गमूल 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। यदि कॉट ए का मान है 3/4, अच्छे से समझिए, कॉट ए का मान है 3/4। अब कॉट होता क्या है रियलिटी में? कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी इसका हम जब चित्र बनाएंगे, आधार कितना दिया है 3 और लंब कितना दिया है 4। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे, ठीक। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है हमारा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया है 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 3 का स्क्वायर। 4 चक्कू 16, 3 तिया 9, ये कितना हो गया 25। लेकिन ध्यान रखते हैं ये 25 जो है कर्ण स्क्वायर आया, ठीक, यानी कर्ण स्क्वायर कर्ण स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे या स्क्वायर ना हटाएं तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब जब घाते समान है तो आधार वाला आंसर, यानी कर्ण कितना आ गया 5, यानी ये हमारा आ गया 5। फिर हमसे पूछ रहा है सेक ए। तो देखिए सेक ए होता क्या है रियलिटी में? सेक ए होता है, देखिए काश होता है आधार बटे कर्ण और ये होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 3। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दिया यदि tan अल्फा बराबर है sin अल्फा तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर आपको बताना ऐसा कौन सा मान है जो tan और sin में बराबर होता है। तो tan 0 का जो मान होता है वो दोनों में बराबर होता है, ठीक। tan 0 का मान जितना होता है उतना ही sin 0 का मान होता है, क्योंकि tan 0 का मान 0 और sin 0 का मान 0। अब देखिए या फिर दूसरा तरीका देखते हैं। tan अल्फा बराबर दिया है sin अल्फा, तो tan अल्फा को हम लिख सकते हैं sin अल्फा बटे cos अल्फा बराबर sin अल्फा। अब देखिए इसकी अगर हम क्रॉस गुणा करें, या देखिए ऊपर ऊपर एक कट गया, ठीक, यहाँ पर है 1, यहाँ पर 1। अब इसकी क्रॉस गुणा कर दें तो ये आ गया cos अल्फा बराबर 1। अब देखिए cos अल्फा बराबर, ये cos किस में मान होता है? cos 0 अंश का मान होता है, ठीक। cos समान है यानी अल्फा बराबर 0 अंश, यानी हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर देखते हैं एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1/3 है। देखिए समझिए, छड़ की लंबाई और छाया में अनुपात कितना है? 1/√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो त्रिभुज कौन सा लगेगा? देखिए उन्नयन कोण यानी थीटा पूछ रहा है, तो यहाँ लंब और आधार दिया है, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब ये tan में किसका मान होता है, ठीक। तो tan थीटा बराबर ये tan 30 का मान होता है, tan 30 अंश। tan थीटा बराबर tan 30 अंश, यानी tan समान है, यानी थीटा का मान आ गया 30 अंश। यानी कौन सा विकल्प सही है हमारा? विकल्प नंबर पहला सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। देखिए कोई भी वृत्त अगर आपका दिया हुआ है, ठीक, व्यास, ठीक, व्यास की ये जो सिरे हैं इनसे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो सिर्फ 2। एक तो ये वाली स्पर्श रेखा और दूसरी स्पर्श रेखा हमारी ये वाली, ठीक। यानी कितनी खींची जा सकती हैं? 2, यानी विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये हमारा है वृत्त और इसकी त्रिज्या कितनी कह रहा है? 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब इस 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 60 अंश के कोण वाले, देखिए 60 अंश का कोण बन गया, तो इसका हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है
वो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस हमसे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो हमसे पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है 60 अंश वाला, यानी ये जो 60 अंश का कोण है। तो अब अगर बात करें तो ये कौन सा भाग है, तो ये छठा हिस्सा है, क्योंकि 60 अंश 120 180 ये 3 180 फिर यानी छठा हिस्सा। यह हम लिख सकते हैं थीटा बटे 360 अंश, 360 अंश बटे पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा ये जो त्रिज्य खंड यानी इस खंड का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 गुणे 12। फिर देखिए 60 से काटेंगे यानी 6 आ गया, और 6 से इसको काटेंगे 2, यानी 2 12 गुणे पाई, यानी 12 दूना 24 पाई, 24 पाई। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा, देखिए एक गोला है जिसका व्यास कितना दिया है d, ठीक। अगर व्यास हमारा है d तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी d/2, यानी त्रिज्या हो जाएगी यानी r व्यास की क्या होती है आधी। तो यहाँ पर पूछा यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन, गोले का आयतन जो होता है, ठीक, गोले का आयतन, जो गोले का आयतन होता है उसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर 4/3 पाई आर, यानी त्रिज्या कितनी है आधी, यानी d/2, और क्यूब लिखा है यानी 3 बार, यानी d/2 और d/2। अब देखिए यहाँ पर समझिए 2 दूना 4, 4 से ये गया 4 कट। अब ऊपर आ गया पाई d क्यूब, यानी देखिए ऊपर समझिए पाई बचा और d क्यूब, नीचे कितना बचा 3 दूना 6, यानी आंसर आ गया पाई/6 इंटू डी क्यूब, यानी कौन सा दिया है यहाँ पर पाई/6 डी क्यूब, यानी हमारा विकल्प नंबर डी सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अब यहाँ पर समझिए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ, ठीक। अगर यहाँ पर कह रहा है आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए ये होता है अर्धगोल, देखिए टोटल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जिससे मान लो ये कोई गोला बना हुआ है और इसको आधे सतह तक ही रंगना है तो उसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है, क्योंकि अगर किसी गेंद को काट देंगे या किसी ठोस को काट देंगे तो ये तो हमको पेंट कर देंगे, इसको इस कलर को कहते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अगर सिर्फ इतना कलर करें तो ये हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर किसी ठोस को काट देंगे, यानी कोई लकड़ी की गेंद है, तो ये तो हमारा पेंट करना ही है, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और ये जो गोल गोल कटिंग आएगी इसका होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो भी गोल गोल कट जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा विकल्प सही होगा। फिर देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित बारंबारता सारणी का मध्यिका वर्ग क्या होगा। अब देखिए मध्यिका होती क्या है पहले ये समझिए। 4 और 5 कितना होगा, ठीक, 4 और 5 4 और 6 10, 10 5 15, 15 8 23, 23 तो 25, ठीक। n बराबर हो जाएगा 25, ठीक। तो वो होता है 25/2 यानी 12.5। ये किस में आएगा 6 4 10, इसमें नहीं आएगा, 10 से ज़्यादा जितनी भी होगी इसमें आएगा, ठीक। यानी मध्यिका हो जाएगा 10 से 15, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा मध्यिका क्रमशः 27 और 29 है, तो बहुलक बताइए। तो देखिए बहुलक का हमको सूत्र पता है, बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे मध्यिका, 3 गुणे मध्यिका, यानी 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 माध्य,
ठीक। अब देखिए 3 मध्यिका कितना दिया, देखिए माध्य तथा मध्यिका, इसी प्रकार से ये है हमारा माध्य और ये है मध्यिका, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्रमशः माध्य तथा मध्यिका क्रमशः, यानी ये है माध्य और ये है मध्यिका। तो मध्यिका कितनी दी है 29 माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 27। अब देखिए 29 दिया, 3 दूना 27, 3 दूना 6 2 8 माइनस 27 दूना 54, तो घटाएंगे तो 7 में से 4 गया 3, 8 में से 5 गया 3, यानी 33 हमारा बहुलक आ जाएगा, यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। यहाँ पर समझिए निम्नलिखित सारणी वर्ग अंतराल दिया है, ये बारंबारता, इसका माध्य ज्ञात कीजिए, यानी समांतर माध्यम से कह रहा है, तो अच्छे से समझना। अगर किसी सारणी बनाएं तो ये वर्ग अंतराल, ठीक, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर होता है मध्यमान, मध्यमान को कहते हैं x और बारंबारता को f। तो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ठीक। और बारंबारता दी है 2, 1, 4, 3। अब मध्यमान क्या होता है, मध्यमान आता है इससे निकल 0 10 जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 5। अब 10 20 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, उसको 2 से भाग करेंगे यानी 15। 20 और 30 को जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, उसको 2 से भाग करेंगे 25। और 30 40 को जोड़ेंगे 70, उसको 2 से भाग करेंगे 35। अब यहाँ पर क्या होता है f इंटू एक्स, एफ एक्स 2 पंच की गुणा 2 पंचे 10, 15 एकम 15, 25 चक्कू 100 और 35 तियां 105। यहाँ पर निकाला जाता है सिग्मा एफ एक्स, यानी इसका जोड़ 105 और 100 कितना हो गया 205, 205 15 220, ये हो गया 230। और यहाँ पर होता है सिग्मा एफ, यानी एफ का जोड़ 2 1 3, 3 और 4 7, 7 3 10। अब जब माध्य निकाला जाता है तो माध्य का सूत्र होता है, माध्य का सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान है 230 और सिग्मा एफ का मान है 10, यानी कितना आ जाएगा 23, यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। अब देखिए अधिवर्ष यानी लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे 366, ठीक। अब देखिए 52 सप्ताह होते हैं, हमको पता है, तो देखिए 52 सप्ताह से पहले 7 से गुणा कर दें, तो ये हो गया 7 दूनी 14 और फिर 7 बचे 35, 7 दूनी 14 का 4, फिर 7 बचे 35 और 1 36, यानी 364 दिन। अब देखिए हमेशा क्या होता है, जब अगर 365 का दिन होता है तो हमारा दिन यानी 7 सप्ताह, यानी सप्ताह 52 सप्ताह होते हैं, यानी सब 7-7 दिन होते हैं। अब बचा कितना, अगर 365 दिन का होता तो दिन बचता 1, यानी हमको पता है कोई एक दिन ऐसा होगा, ठीक, 7 में से कोई भी एक दिन हो सकता है जो 53, यानी 53 सोमवार हो सकते हैं या 53 मंगलवार हो सकते हैं, कुछ भी। लेकिन यहाँ पर लिखा है 366 का साल है, क्योंकि लीप वर्ष यानी 365 का ना होकर 366 का है। जब 365 का था दिन कितने बचते थे 1, अब 366 का दिन है और 52 सप्ताह से सिर्फ 364 हो पाता है, यानी दिन कौन बच गए 2, ठीक। अब यहाँ पर 2 दिन बचे और टोटल दिन कितने होते हैं 7, तो टोटल 7 में से 2 ऐसे दिन हो सकते हैं जो मतलब 53 हो सकते हैं, यानी समझ गए। तो यहाँ पर हमारा जो आ गया विकल्प नंबर सी सही होगा। टोटल दिन बचे 7 और दिन टोटल होते कितने 7, 7 में से 2 ऐसे दिन हैं जिससे, ठीक, इसमें क्या होगा जैसे 53 सोमवार। अब इसमें जैसे इसमें क्या होता है 365 वाले में सिर्फ एक ही ऐसा दिन होता है जो 53 बार आता है, बाकी सब 52 बार आते हैं। लेकिन अगर अधिवर्ष है तो उसमें 2 ऐसे दिन होते हैं जो 53 बार आएंगे, बाकी सब 52 बार आएंगे। तो इसका जो प्रायिकता होगी 2/7 होगी। फिर यहाँ पर कह रहा है 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ। अब 2020 क्या है लीप वर्ष, अधिवर्ष कह सकते हैं। तो इसमें दिन कितना होता है 366 दिन होंगे। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, तो एक ही दिन यानी 366 में से
कोई एक दिन होगा जिस दिन उन दोनों का जन्मदिन होगा। तो इसकी प्रायिकता कौन सी हो जाएगी, 1/366, यानी ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बिंदुओं 2,3, 4,1 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र हम बता चुके हैं, d बराबर अंडर रूट, यहाँ x1 x2 किसी को भी लिखिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 x2 का मान रख लेंगे, तो ये हो गया हमारा x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। क्योंकि x y होता है तो इसमें जब अगर 1 1 है तो x1 y1 और ये दूसरा पद है यानी x2 y2। अब देखिए x1 कितना दिया है 2, x2 कितना दिया है 4, यानी 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस y1 यानी 3 और y2 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर समझिए, 2 में से 4 गया, 2 माइनस का होगा इसका होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर 4 और इसका होल स्क्वायर 2 का 4, ये हो गया 8। ठीक, अब 8 को अच्छे से समझिए, 8 का वर्गमूल कह रहा है, यानी हम इसको कह सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 को लिख सकते हैं। इसका जिसका जोड़ा बन जाएगा वो आ जाएगा बाहर, और जो बच गया वो रह गया, यानी 2√2, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा तीसरा। फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम पता नहीं कितने सवालों को सिद्ध कर चुके हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 अपरिमेय संख्या है और 2 + √3 अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिए, ऐसा जब भी कभी कोई रूट के अंदर संख्या मिल जाए जिसका हम वर्ग मतलब परिमेय के रूप में ज्ञात नहीं कर सकते, उसके साथ में इधर कोई भी अंक दिया हो हम परिमेय मतलब अपरिमेय कहेंगे। देखिए √2 दिया है, √2 हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, इसके इधर कितना भी दिया है वो ये संख्या पूरी की हमारी अपरिमेय ही मानी जाएगी, अतः ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए √25 का हम निकाल सकते हैं, यानी 25 का वर्गमूल 5, 81 का वर्गमूल 9 और 5/3। तो ये हमारी तीनों क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी तो विकल्प नंबर हमारा डी सही होगा। तो ये हमारे हो गए बहुविकल्प। अब मिलते हैं, अब ये हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर देखते हैं, सभी खंड कीजिए वर्णनात्मक प्रश्न, यानी आपको लिख कर हल करना है और सभी एक एक नंबर के और सभी खंड करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये सवाल दिया है तो इसको देखते हैं ठीक। अब देखिए पहला सवाल कह रहा है 1 ये, यानी पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम लिखेंगे माना पहली संख्या को हमने माना x और दूसरी को y माना, दूसरी संख्या y। पहली संख्या हमारी x और दूसरी को हमने y। अब आते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है उस प्रकार से क्या होगा। ठीक, अब देखिए यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तो देखिए x माइनस y, यानी इसको हमने बड़ी संख्या मानी है, इसमें से जब घटाते हैं तो कितना आ गया 26। ये हमारा बन गया पहला समीकरण। फिर दूसरी कह रहा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और जबकि हमने बताया कि इसको बड़ा माना है तो x बराबर y। यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, जबकि ये जो संख्या है इसकी 3 गुना है। देखिए 3 गुना ये है, लेकिन गुणा किधर करेंगे, इधर, यानी x बराबर 3y। तो ये हमारा पहला समीकरण। तो x, ये जो प्लस का 3y आएगा इधर आएगा माइनस का 3y बराबर 0। ठीक, अब देखिए ये हमारा बन गया समीकरण नंबर दूसरा। अब पहले और दूसरे को हल करेंगे तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 26 और x माइनस 3y बराबर 0। ठीक,
अब यक्स काटना है अगर, ठीक, तो लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि सेम चिन्ह है तो लिखेंगे ये प्लस का है, यानी ये प्लस का ये हो गया माइनस का, ये जो माइनस का है किसका होगा प्लस का, ये प्लस का है माइनस का। अब देखिए ये यक्स से यक्स गया कट। अब देखिए प्लस का 3y में से y गया, यानी प्लस का 2y, और ये 26 में से 0 गया 26, यानी y का मान कितना आ गया 26/2, यानी कितना आ गया 13, यानी y का मान आ गया 13। अब y का मान किसी भी समीकरण में अगर हम रख दें, यानी समीकरण अगर पहले में रख दें, यानी y का मान समीकरण चाहे फर्स्ट में रखो या फिर दूसरे में रखो, ठीक, तो लिखेंगे या दूसरे में या कहीं पर भी रख, चलो पहले में रखते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट समीकरण कौन सा है, x माइनस वाई बराबर दिया है 26, तो यक्स हमने लिखा x माइनस वाई का मान कितना है 13 बराबर 26, और ये जो माइनस का 13 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर 26 + 13, यानी कितना आ गया 39, यानी x का मान आ गया 39 और y का मान कितना आया है 13, ठीक। अब देखिए इसका अंतर कितना है 26 का, और ये संख्या इसकी 3 गुना है। तो संख्याओं को ज्ञात करिए, तो हम लिखेंगे पहली संख्या 39 और अगली संख्या 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट, यदि काट 2a बराबर tan a माइनस 22। अब यहां पर क्या है दिया, यदि काट 2a का जो मान है और tan इसका जो मान है आपस में क्या है बराबर, तो ये एक ही शर्त में बराबर होता है। वो कौन सी शर्त होती है, इसके लिए देखिए हम पेज ऐड कर रहे हैं, यहां पर समझिए, यहां पर समझिए। देखिए हम जानते हैं कि साइन 30 अंश और कास 60 अंश का मान बराबर होता है। वो कितना होता है वो अलग बात है, ठीक, मान होता है 1/2, यानी साइन 30 का मान होता है 1/2 और कास 60 का भी मान होता है 1/2, ठीक। अब देखिए ये देखिए निष्पत्ति जिसे बदलना कहते हैं, जैसे साइन 30 को हम कह सकते हैं, अगर साइन 30 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60, क्योंकि अभी देखिए साइन 30 लिखा, ये भी साइन 30 ही लिखा है। अब इसमें क्या होता है, जब 90 लिखा होता है तो निष्पत्ति बदल जाती है, ये हो जाता है ये कास 60, ये 90 लिखा होता है तो 60 तो लिखेंगे ही, और साइन की जगह लिखा होता है कास, तो जिसकी आपस में निष्पत्ति बदलती है, यानी साइन 30 और कास 60 का मान बराबर होता है। और इसका एक नियम और देखिए, साइन का निष्पत्ति किस में बदलती है, कास, साइन का निष्पत्ति बदलती है कास में और कास की साइन में, और जिसकी निष्पत्ति बदलती है वो बराबर कब होता है, ये ध्यान रखना। अगर इसका मान 90 आता है तो वो मान हमारा बराबर, देखिए साइन 30 और कास 60 का मान बराबर होता है। अब देखिए साइन 45 का मान और कास 45 का मान भी बराबर होता है 1/√2। देखिए इसकी निष्पत्ति इसमें बदलती है, और इसका मान अगर वो योग 45 90 अंश है, यानी हम इसे बराबर कह सकते हैं। क्या साइन 20 अंश बराबर होगा कास 70 अंश के, क्योंकि इसकी निष्पत्ति इसके साथ बदलती है और इसका योग कितना होता है 90। हम जानते हैं कि जब इनका योग 90 हो और ये एक दूसरे में निष्पत्ति बदलने की क्षमता रखते हैं, तभी ये हमारा बराबर होता है। और जबकि हमारा जो सवाल में अब किसी प्रकार से tan किस में बदलता है, कॉट में। अब इसका मान बराबर कब होगा, जब यहाँ पर जो ज्योति दी होगी उसका मान कितना होगा 90। तो जो सवाल में हमसे कह रखा है, सवाल में हमसे ऑलरेडी यहाँ पर बराबर कह ही दिया है, और यहाँ पर देखिए काट दिया है और यहाँ पर tan दिया है, ये एक दूसरे में निष्पत्ति बदलती है। अब किताब में ऑलरेडी बराबर दे रखा है, तो बराबर हमारे एक ही शर्त में हो सकता है, ये जो काट के साथ मान दिया है ये वाला, और इसका योग कितना होना चाहिए 90 अंश, क्योंकि हमने अभी बताया कि tan A बराबर होगा काट B, कब, जब इसका यानी A और B का मान कितना होगा 90 अंश होगा। अच्छे से समझ गए। तो अब हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि काट और tan का मान कब बराबर होगा, जब ये वाला
और इसका योग कितना माना जाए, 90 अंश। तो देखिए लिख सकते हैं हम 2a और a माइनस 22, इन दोनों का योग जब हमारा 90 अंश होगा तभी हम काट और tan को कह सकते हैं बराबर है। तो देखिए 2a और प्लस से ब्रैकेट खोलेंगे यानी प्लस का a माइनस का 22 अंश बराबर 90 अंश। अब देखिए a कितना हो गया, 3a बराबर 22 माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 90 प्लस 22 अंश। ठीक, अब देखिए 3a बराबर हो जाएगा 90 अंश और 22 अंश जोड़ेंगे तो ये आ गया 2 और 9 2 11। अब a का मान जब निकालेंगे तो 112 बटे 3 से जब इसको भाग देंगे 3 3 9 बचा कितना 2, 22 हो गया, 3 7 21 बचा कितना 1, पॉइंट लगाएंगे। ठीक, 1 बच गया 37.3 अंश, यानी a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 37.3 अंश। ठीक, अब हमको आंसर लाने को कह रहा था, अगर हमको यहीं पर जांच करने को कहते, देखिए a का मान कितना आ गया 37.3 अंश। ठीक, तो इसकी जगह रखो गुणा करो और फिर इधर 37 में से 22 अंश घटा दो, फिर आप देखेंगे कि हम इन दोनों का मान हमारा उतना ही आ रहा है। अब देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1C, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √2, √3, √5, √7 ऐसा कुछ भी संख्या है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ याद करना होगा, यानी सेम टू सेम उसमें सेम टू सेम वही लिखना होगा। ठीक, तो लिखेंगे जहाँ लिखा है √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको मानेंगे, उल्टा मान करके चलेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। इसे मान कर चलेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है जहां p और q एक पूर्णांक है, जहां p और q एक पूर्णांक है। जहां p और q एक पूर्णांक है, और एक चीज जहां q बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक, अब √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर p अपान q, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को कहते हैं p अपान q। अब लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, देखिए इधर वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर। अब इसमें से एक q जो है इधर ले जाएंगे, 2 q है ना, तो यह आ जाएगा 2q बराबर p स्क्वायर बटे q। 2q बराबर p स्क्वायर बटे q। तो हम देखते हैं p स्क्वायर और q स्क्वायर, p स्क्वायर और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसमें p स्क्वायर और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p स्क्वायर और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, खंड नहीं है, इसलिए p स्क्वायर बटे q क्या है, एक भिन्न है। क्या है, भिन्न, एक भिन्न है,
जबकि ये 2q क्या है, जैसे q पूर्णांक है तो 2q भी एक पूर्णांक है। ये आपको याद करके हर बार लिखना ही होगा, पूर्णांक है 2q। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, p²q भिन्न है और ये 2q क्या है, पूर्णांक। तो यहाँ पर दिया है पूर्णांक बराबर भिन्न, जबकि हम जानते हैं कि पूर्णांक बराबर नहीं हो सकता भिन्न के। और यह आया कब बराबर, क्योंकि हमने माना था कि √1 परमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता या आधारणा या धारणा गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 1D कह रहा है निम्नलिखित सारणी का मध्यिका ज्ञात कीजिए। इसकी मध्यिका ज्ञात करना है, ये वर्गांतराल दिया है बारंबारता। तो देखिए मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसकी संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता क्या होता है, एक प्रकार से इधर जोड़ना होता है और इधर भी लिखना होता है। देखिए कैसे, जैसे 7, इसे हम जैसे जोड़ते हैं 7 8 15, फिर 15 5 20, 20 20 40, 40 13 53 और 53 7 60। ठीक, अगर इसका जोड़ेंगे ये भी 60 ही आएगा, क्योंकि 7 8 15 15 5 20 20 20 40 और 13 53 और 7 60। इस प्रकार से CF निकाला जाता है। अब देखिए मध्यिका ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं m। m क्या होता है, n/2 होता है। ये मध्यिका n/2 न, ये टोटल नंबर यानी बारंबारता, इसका जोड़ किया जाता है। कितना आया है टोटल 60, यानी m का मान आ जाएगा 60/2, यानी कितना आ गया 30। अब देखिए ये जो 30 आती है संचयी बारंबारता, तो ये किससे अधिक है, वो वाली लाइन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए ये जो 30 आई है ये किस संचयी बारंबारता से अधिक है, देखिए 20 से अधिक है। तो हमारी मेन लाइन यही बन जाती है, ये वाली, ये वाला पॉइंट बन गया और इसी का ये वाला होगा, यानी ठीक। अब देखिए इसमें ये जो होता है ये होता है स्मॉल f, ठीक, और इसमें से स्मॉल मतलब लोअर मतलब यल लिया जाता है, यानी छोटा और बड़ा। और ये जो होता है इसे कहते हैं CF, यानी जो सूत्र में यूज करेंगे वो वाला CF। ठीक, बाकी तो ये CF वाली पूरी लिस्ट है। तो देखिए सूत्र क्या होता है, मध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F स्मॉल f गुणे h क्या होता है, वर्ग विस्तार, इसमें कितने का विस्तार हुआ है। ठीक, तो L बराबर हो जाएगा, L कितना है इसका 30 प्लस n/2 का मान कितना है यहाँ पर 30 माइनस CF है ये वाला। ठीक, CF कितना है 20 और F कितना है 20 गुणे h कितना है, विस्तार इसका कितना है 10 का। अब देखिए 30 प्लस 30 में से 20 गया 10 गुणे ऊपर कितना है 10, नीचे कितना है 20, 10 दहा 100 और 20 से 100 को भाग देंगे यानी 5 आ जाएगा, यानी 30 प्लस 5 यानी कितना हो गया 35, यानी हमारा आंसर आ गया 35। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो n/2 आता है यानी कितना है 30, तो ये किस संचयी बारंबारता से ज़्यादा है 20 से। तो ये वाली लाइन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक, बल्कि यहाँ पर 40 ना लेकर CF उससे पहले वाला लिया जाता है। ये लाइन में सारे लिए जाते हैं, केवल CF के लिए जब यहाँ लिखा जाता है वो इससे पहले वाला ले जाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड, मध्यिका से रिलेटेड एक छोटा सा बहुविकल्पी भी कभी कभी बना देते हैं। वो कैसा होता है, उसमें पूछ लेते मध्यिका जैसे ना ज्ञात करके मध्यिका का वर्ग ज्ञात करना होता है, कौन सा होगा। तो हमने जैसे बताया कि जो यहाँ पर आए
उससे अधिक वाली लाइन में जो ये वाली मध्यिका वर्ग होती है, यही हमारा आंसर होता है। तो देख लेते हैं वो विकल्प कौन सा है। वो विकल्प है 16 नंबर पर है हमारा, ये वाला है। देखिए इसमें सिर्फ पूछा था निम्नलिखित बारंबारता सारणी का मध्यिका वर्ग होगा। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 4, 6, 15, 5, 8, 2। तो देखिए इसको जब लिखेंगे सीएम निकालेंगे सबसे पहले 4, 4 और 6 10, 10 5 15, 15 8 23 और 2 कितना होता है 25। अब ये जो 25 आया तो 25 का हमने बताया किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यम जो होता है, ठीक, n/2। तो n कितना है 25/2, यानी कितना आ गया 12.5। अब ये 12.5 किससे अधिक है, इससे अधिक है, यानी हमने बताया इस संचयी बारंबारता से 12.5 अधिक है। इसका मतलब ये वाली लाइन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा हो जाएगा मध्यिका का वर्ग, यानी 10 से 15, यानी विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर सी सही है। देते हैं क्वेश्चन नंबर 1E। तो कह रहा है दीर्घात समीकरण 4x² + 9x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल हमको पता करना है, तो सबसे पहले तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। मूल और शून्य एक ही चीज होता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम 4x² प्लस का 9x प्लस का 5 = 0 के गुणनखंड करेंगे, ठीक। अब देखिए 4x² प्लस, इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़े घटाएं तो 4 आ जाए और गुणा करें तो कितना 5 चक्कू 20। तो इस 4x को हम 5 और 4 ले सकते हैं, या चाहें तो इस प्रकार से ही लिख दें 4 + 5, क्योंकि 4 और 5 9, और फिर x = 5 = 0। तो ये हो गया 4x² प्लस का, x से ब्रैकेट खोलेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस का 5x प्लस का 5 = 0। अब देखिए इसमें कॉमन कितना मिल जाएगा 4x, तो इसमें बचा x + 1, और इसमें कॉमन कितना है 5, ये आ गया x + 1 = 0। तो हमारे पास दो गुणनखंड प्राप्त हुए, एक तो आ गया x + 1, एक ब्रैकेट में आ गया 4x प्लस का 5 = 0। दो गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे, यानी x + 1 = 0। तो x का मान आ गया -1, और फिर जब इधर 4x प्लस का 5 = 0, यानी 4x बराबर आ जाएगा -5, यानी x का मान आ गया -5/4। तो अब देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। यानी हमारे जो मूल हो गए, तो मूल आ गए 2। एक तो कौन सा, एक तो है -1 और दूसरा है -5/4, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको। यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है, तो m + n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए हम सूत्र जानते हैं SN, यानी n पदों का योगफल सूत्र होता है n/2। देखिए n पदों का योगफल तो n रखेंगे, और यहाँ पर देखिए अच्छे से 2a + n-1t, ठीक। यानी अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है, और यहाँ पर n ही रखते हैं, ये सूत्र होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर कह रहा है हमसे यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योग n है, पहले यम पदों का योग यानी SM, देखिए n पदों को कहते हैं SN और यम पदों को योगफल को कहेंगे SM। तो सूत्र लिखेंगे जैसे हमने बताया कि n है तो n ही n है, ठीक। तो यहाँ पर m है तो m ही m रहेगा, m/2 2a प्लस m-1d, ठीक। अब अच्छे से समझिए, लेकिन यहाँ पर दे रखा है पहले यम पदों का योगफल n है, यानी यम पदों का योगफल यानी SM, यानी यम पदों का योगफल क्या है n है बटे m/2 2a प्लस
यम माइनस 1d, अच्छे समझिए, डी से जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम डी माइनस डी। अब अच्छे से समझिए, ये जो 2 है इसके साथ आ गया, और जो यम गुणे में यानी ऊपर है इधर आ गया बटे में। ठीक, ये 2 इधर चला आया, यम बटे में चला आया। अब ये आ गया देखिए 2a प्लस यम डी माइनस डी, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर पहला। यम पदों का योगफल यन दिया है तो उससे समीकरण बना ये। अब देखिए यन पदों का योगफल यम दिया है, तो यन पदों का योगफल ये हमने क्या लिखा, सूत्र। अब यन पदों का योगफल दिया है यम, यानी यम बराबर यन बटे 2a प्लस डी से ब्रैकेट खोलेंगे यानी यन डी माइनस डी। अब ये 2 है इधर बटे में, इधर जाएगा गुणे में, ये गुणे में इधर आएगा बटे में, यानी 2m बटे यन बराबर 2a प्लस एन डी माइनस डी। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब देखिए यहाँ पर पहला बन गया, इधर दूसरा बन गया। तो हल करना चाहते हैं तो जोड़ने या घटाने पर ऊपर नीचे हमको लिखना होगा। तो देखिए ये दूसरा लिखा है तो हम इस पहले वाले को यहाँ पर ला के लिख देते हैं, चाहे दूसरे वाले को पहले के नीचे लिखकर हल कर दे या पहले वाले को दूसरे के नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 2n बटे यम बराबर 2a प्लस एम डी माइनस डी। ठीक, ये समीकरण पहला। अब देखिए d यहाँ पर भी सेम है, 2a सेम है और सेम दिया है तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। तो देखिए घटाने पर क्या आ जाएगा, ये निशान बदल जाए, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का, और ये प्लस का है किसका हो गया, माइनस का। तो देखिए ये d से d कट गया और 2a से 2a कट गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2m बटे n माइनस 2n बटे यम, और इधर इसी प्रकार से लिखेंगे एन डी माइनस एम डी। अब देखिए इसमें कॉमन ना ले तो देखिए यम हर बराबर जब करेंगे तो इधर आ जाएगा यम एन, और ऊपर आ जाएगा क्या आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर बराबर, इसमें d कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाए n माइनस डी। अब इधर देखिए 2 कॉमन ले लेगा, ठीक, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे एम एन बराबर d, इधर d कॉमन लिया था तो बचा था n माइनस यम। ठीक, अब देखिए यहाँ पर समझिए d n माइनस यम। अब ये जो स्क्वायर लगा है इसको हम खोल देंगे, देखिए जैसे 2 लिखा है यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में आ गया a माइनस बी बटे एम एन बराबर दिया है डी एन यम, डी बराबर n माइनस यम। अब देखिए यहाँ पर दिया m माइनस n और यहाँ दिया n माइनस यम, तो हम क्या कर सकते हैं 2m प्लस n लिखा है, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ये आगे हमने लगा दिया। अब ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का। ठीक, बटे m n बराबर कितना d n माइनस यम। अब देखें n माइनस यम कट गया, तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं माइनस का 2m प्लस n बटे यम एन, ये किसका मान हो गया d का। ठीक, अब देखिए हम एक प्रकार से माने अगर पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण ये, चाहे तो हम इसको समीकरण नंबर तीसरा डाल सकते हैं। ठीक, या हम d का मान जरूरत पड़ेगी तब वहाँ रख देंगे। अब हमसे पूछ रहा है m प्लस n पदों का योगफल, तो देखिए सूत्र लिखेंगे s m प्लस n। ठीक, इसका योगफल का सूत्र हो जाएगा, जब हमने बताया n था तो n ही n और m था तो n। इसी प्रकार से यस यम एन यानी m प्लस n यहाँ पर भी लिखेंगे बाई 2
फिर 2a प्लस यहाँ पर देखिए m प्लस n, ठीक, जैसे अब यहाँ पर n लिखते थे, यहाँ पर m लिखते थे, उसे प्रकार m प्लस n माइनस 1d। अब देखिए अच्छे से m प्लस n बाई 2। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो 2a प्लस देखिए md माइनस प्लस nd माइनस d, ठीक, ये ब्रैकेट खुल गया। अब देखिए यहाँ पर हमको एक चीज़ की ज़रूरत है, ये जो d हम इधर करना चाहते हैं और nd उधर करना चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आगे देखिए माइनस का d है प्लस का nd है, तो हम इसको लिखने जा रहे हैं ठीक, बस आगे पीछे कर देंगे, इससे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी ज़रूरत है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम खोलेंगे ब्रैकेट md और माइनस का d पहले लिख लिया है यहाँ पर, ठीक, और प्लस का nd बाद में लिख रहे हैं, ठीक, बस इतना कर रहे हैं और आगे देखिए आएगा उतना md nd माइनस d। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला, ये हमको मान पता है, देखिए कहाँ पर लिखा है 2a प्लस md माइनस d, ये किसका मान, इसका मान कितना है 2a md माइनस d का मान दिया है यहाँ पर m प्लस n बाई 2a लिखा, और इसका मान दिया हुआ है 2n बटे m, ठीक, प्लस n और d का मान दिया हुआ है यहाँ पर थर्ड नंबर पे माइनस का 2m प्लस n बटे n। अब देखिए n से n गया कट, तो ये आ गया m प्लस n बटे 2। अब देखिए m बचा, यानी हर बराबर है, ऊपर कितना बचा 2n, अब प्लस माइनस के 2 से ब्रैकेट खोलेंगे, यानी ये आ गया माइनस का 2m और माइनस का 2n। अब देखिए 2n माइनस का 2m माइनस का, अब 2n गया कट, तो आ गया हमारा m प्लस n बटे 2, गुणे में चाहे लिखना तो माइनस का 2m बटे m, तो m से m कट गया और 2 से 2 कट गया, तो माइनस बचा, यानी आ गया माइनस का m प्लस n, यानी m पदों m प्लस n पदों का योगफल जो होगा वो माइनस का m प्लस n होगा। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 2c, बिंदु -4, 6। अब देखिए 4, 6 क्या है, यानी x पर -4 चलना है और y पर 6, तो x पर चलेंगे -4 और y पर चलना 6, 1 2 3 4 5 6, ये वाला बिंदु, तो इसको हम लिखेंगे -4, 6, -4, 6, बिंदुओं a -6, 10, -6, 10, यानी ये बिंदु हमारा a -6, 10। फिर कह रहा है और बिंदु b 3, -8 और बिंदु b 3, -8, 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। a और b रेखाखंड, जोड़ने वाले रेखाखंड को ये जो बिंदु है -4, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी ये अनुपात और ये अनुपात कितना अनुपात है, यानी किस अनुपात में विभाजित किया, 1:2 है या 1:3 है, कितना अनुपात है। तो इसके लिए देखिए हमको सूत्र पता है, सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, एक इधर होता है। इससे अगर हमारा अनुपात दिया होता, यानी m1 m2 दिया होता, तो इससे हल करने पर हमारा x बिंदु निकलता है, यानी यहाँ पर जो बिंदु हमारा ऑलरेडी दिया है -4, 6, अगर ये ना दिया होता, यहाँ पर अनुपात दिया होता तब ये निकाल लेते, लेकिन अगर ये दिया है तो इसके मदद से हम अनुपात निकाल लेंगे। और दूसरा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक। इसको जब हल करते हैं तो इसमें y है तो y वाला पद निकलता है और इससे x वाला पद निकलता है। कब?
जब हमारा अनुपात दिया होता तब। लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टा दे रखा है, हमारे बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं और हमसे अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए इस अनुपात में समझिए अच्छे से, चाहे हम किसी को मदद ले लें, क्योंकि हमारे इधर बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं -4,6 यानी ये है x और ये है y। तो इसको हम जिसके साथ रखना चाहें उसके मदद से हमारा अनुपात निकल सकता है। दोनों जरूरी नहीं है। आप बताएं, अगर -4 के साथ रखेंगे तो इसको रखेंगे, अगर 6 के साथ रखेंगे तो इसको रखेंगे। अब जो बताए, चलो मान लेते हैं हम पहले वाले के साथ रख देते हैं। तो देखिए इधर लिखेंगे -4 बराबर m1। अब x2 कितना है, देखिए पहला बिंदु जो होता है जिधर से स्टार्टिंग करने को कहता है उधर ही x1 होता है, ठीक। तो ये a के साथ है, a जो है ये है हमारा x1 और ये है y1 और ये है x2, ये है y2, ठीक। तो m1 हो गया, x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया है 3 प्लस m2 कितना है, m2 हमको पता करना है, और x1 कितना दिया है -6 बटे m1 प्लस m2। ध्यान रखना -4 इसलिए लिखा क्योंकि इसकी मदद से x निकाला जाता है, लेकिन x हमारा दिया है तो ये निकालना है। और अगर y2 रखते, अगर 6 रखते तो ये रख सकते थे, इसमें से किसी को भी आप रख सकते हैं। -4 बराबर इतना लिखा है, अगर 6 बराबर लिखते तो इसको लिखते, ठीक। ये मर्जी आपकी, किसी को भी लिख लें। अब देखिए -4 बराबर ये हो गया 3m1 माइनस का 6m2 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए इसकी क्रॉस गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -4m1 और -4m2 बराबर 3m1 -6m2। अब देखिए m1 इधर प्लस का, इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा 4m1 और ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 3m1 बराबर -6m2 और ये प्लस माइनस का उधर गया, प्लस का हो गया। अब देखिए -4 -3 -7m1 बराबर -6, यानी 4 में से 6 गया तो -2m2। देखिए माइनस से माइनस गया कट, तो m1 बटे m2 बराबर कितना आ जाएगा 2/7। देखिए m1 इधर रुक गया, m2 इधर बटे में आ गया, 2 यहाँ रुक गया, 7 इधर बटे, यानी हम कह सकते हैं m1 और m2 का जो अनुपात है वो 2:7, ठीक। अगर इधर ये 2 है तो इधर ये 7 है, इस अनुपात में होंगे, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसको भी हल करते, यानी इसके बराबर में हम 6 लिख दें और फिर सारे मान रखोगे, आएगा एक लास्ट में यही। प्रश्न नंबर डी, देखिए वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है, ये हमको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, और बहुलक ज्ञात करने। तो बहुलक में कुछ नहीं करते, अगर यहाँ पर संख्या दी होती है जितनी बार ज़्यादा आता है उसी को हम बहुलक कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इस वर्ग अंतराल के रूप में दिया है। तो देखिए बहुलक का एक सूत्र होता है, उसके लिए अच्छे से समझिए। सबसे पहले तो इसमें बहुलक देखते हैं कौन, तो बहुलक है 12। तो जो बहुलक होता है उसे कहते हैं F1 और उससे जस्ट पहले वाले को F0, उसके बाद वाले को F2, ठीक। और बाकी यल तो समझ ही रहे हो, इसी की निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। तो सूत्र होता है बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद और यच क्या होती है, इसके बीच में जो गैपिंग होती है, जैसे 60 और 80 के बीच में कितने की गैपिंग है, 20, सब में 20 की गैपिंग है, यानी वर्ग विस्तार से कह सकते हैं। तो यल कितना है यहाँ पर, यल है निम्न सीमा यानी 60 प्लस F1 कितना है, F1 है 12 माइनस F0 यानी 10 बटे 2, F1 कितना है 12 माइनस F0 10 माइनस F2 6 ब्रैकेट बंद गुणे H यानी H कितना 20। अब देखिए 60 प्लस 12 में से 10 गया 2 और गुणे में कितना है 20 और नीचे कितना आ गया, देखिए 12 दूना 24
12 दूना 24 में से 10 और 6 16 गया, कितना बचा 16 8 24 यानी 8 बचा। ठीक, अब 8 देखिए ऊपर हो गया 60 प्लस 20 दूना 40 और 40 को 8 से भाग देंगे यानी 5, यानी आंसर आ गया हमारा 65। 65 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 2E। प्रश्न नंबर 2E कह रहा है 3x² दीर्घात समीकरण 3x² माइनस का 2√6 प्लस 2 बराबर 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए अच्छे, सबसे पहले तो हम समीकरण को लिख देंगे 3x² माइनस का 2√6 x प्लस का 2 बराबर 0। तो यहां पर अच्छे से समझते हैं, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और जोड़ना घटाना पर कितना आ जाए माइनस का 2√6। तो देखिए अच्छे से समझिए 3x² माइनस यहां पर 2√6 को लिखेंगे √6 प्लस का √6 x फिर प्लस का 2 बराबर 0। अब देखिए ये अगर नहीं समझ पाए हो तो अच्छे से समझिए, कोई भी संख्या रूट में लिखी हो जैसे √5 और √5 और यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पर लिखा है 4, कुछ भी लिखा है, इसको अगर आपको जोड़ना है या फिर घटाना है। ठीक, तो अब देखिए जोड़ना घटाना, तो जब ये सेम संख्या होती है तो उसको सेम संख्या ऐसे लिख देते हैं, अगर जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। तो 4 और 3 कितना होता है यानी 7√5 यानी सेम टू सेम संख्या। इसी प्रकार से अगर लिखा है √6 और √6 तो हम जानते हैं कि इसके आगे एक लिखा है, ये अलग बात है कि हमें, जैसे अगर लिखा है √5 प्लस लिखा है 3√5 तो इसको अगर जोड़ने को कह देगा तो √5 तो हम लिखेंगे ही और 3 और 1 4 यानी इसके आगे एक लिखा है। इसी प्रकार से √6 और √6 को हम लिखेंगे √6 और 1 1 2 यानी 2√6 को √6 और √6 को अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2√6 यानी 2√6 को हम लिख सकते हैं √6 और √6। ये माइनस जो लगा बाहर लगा दिया। अब देखिए 3x² माइनस का √6x और फिर माइनस का √6x प्लस का 2 बराबर 0। अब देखिए अच्छे से, ठीक, अब आगे हल करेंगे जब, ठीक। अब देखिए यहां पर, अब इसमें कॉमन कितना है, देखिए इसमें कॉमन हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम 3 को जो लिख सकते हैं √3 गुणे √3, ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे 3 और √6 को लिख सकते हैं √2 गुणे √3। अब हमको कॉमन पता चल गया यानी √3 कॉमन है, यानी √3 और कॉमन क्या है x कॉमन मिल गया। अब बच्चा कितना, तो अब देखिए इसमें बचा कितना, 3 वाले में √3 कॉमन निकल गया यानी बचा कितना √3 और रूट जो 6 था उसमें √3 निकल गया, बचा कितना √2। अभी किसका, ये x² था यानी x बच गया और माइनस का। अब इसमें देखिए कॉमन कितना है, √6 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √3 और 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2। कॉमन क्या है √2। जो जब इसमें √2 कॉमन लेंगे वो भी किसका माइनस का, जब माइनस का कॉमन लेंगे तो √6x जो लिखा है तो √2 निकल गया यानी जब रूट कितना कॉमन मिल गया √2 तो अंदर बचा √3x माइनस, ये जो प्लस का है देखिए माइनस कॉमन लिया है तो जो प्लस का है माइनस का बचा और 2 का कॉमन मिल गया यानी √2। ठीक, तो अब हमारा जो गुणनखंड आ गया देखिए √3x माइनस का √2 और अगले ब्रैकेट में भी हमारा उतना ही आ गया √3x माइनस का √2 यानी दोनों ब्रैकेटों में हमारा सेम टू सेम आया। तो अब हमसे पूछ रहा है इसमें क्या पूछ रहा है, मूलों को ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों समान ही आए हैं तो हम किसी एक को रख लेते हैं √3x माइनस का √2 बराबर 0। तो √3x बराबर माइनस का उधर जाएगा प्लस का √2 तो x बराबर हो जाएगा √2 बटे √3 यानी हम इसको एक ही में लिख सकते हैं 2 बटे √3। अब देखिए जब दोनों में सेम है तो इसको भी रखेंगे तो उतना ही आएगा, अर्थात हम कह सकते हैं मूल हमारे कौन कौन से हैं √2 बटे 3 और √2 बटे 3 यानी हमारे सेम टू सेम है।
फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2f का पहला पॉइंट दिया है f का 867 तथा 255 का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए 867 और 255 का, तो 867 और 255 का जब हम लासा ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले तो हम 2 से काटेंगे, लेकिन 2 से हमारा नहीं कट रहा है तो हम 3 से काटेंगे। तो 3 दूना 6, बचा कितना 2, 3 8 24, 2 3 9 27, फिर इसको 3 8 24, बचा कितना 1, 3 5 15। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 9 27, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से काटेंगे। देखिए 5 से ये नहीं कटेगा, 289 आ गया, और ये 5 से कट जाएगा यानी 17। अब सिर्फ 17 से ही कटेगा क्योंकि ये 17 का वर्ग होता है, तो जब 17 से काटेंगे 17 का 17 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, क्योंकि 17 गुणे 17 289 होता है। फिर जब 17 से काटेंगे तो 1, 1। तो अगर हम बात करें लासा की, ठीक, तो लासा हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 17, ठीक। तो 3 5 15 और 17 गुणे 17 यानी 289, ठीक। यह हम इस प्रकार से गुणा करेंगे, कुछ आपको इस सबकी मिलाकर गुणा करना है। तो 15 और 289 की जब गुणा करेंगे, 3 5 15 और फिर 17 की जब 17 और 17 की गुणा करेंगे, तो देखिए इसकी गुणा हम करने जा रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेटर से। 15 289 की गुणा करने जा रहे हैं, 15 गुणे 289 कितना आ गया 43 35, यानी इसके गुणा करने पर कितना आ गया 43 35। ये हमारा लासा हो गया। ये हो गया 2f का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं 2f का सेकेंड पार्ट। 867 तथा 255 का मासा ज्ञात कीजिए। इसका हमको मासा ज्ञात करना है, तो मासा ज्ञात करेंगे तो देखिए 255 से भाग देंगे 867 को। अब कितनी बार में जाएगा, लगभग 3 बार में चला जाएगा, क्योंकि 25 3 75 होता है। 3 से देखिए 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूना 6 7, 7 में से 5 गया, कितना बचा 7 में से 5 गया 2, यहाँ पर 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102 से भाग देंगे 255 को। अब देखिए 10 दूना 20 होता है, लगभग 2 बार में चला जाएगा। 2 दूना 4 0, 2 1 कम 2, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 1। अब 51 से भाग देंगे 102 को। 51 दूना 102, जहां पर हमारा भाग देना खत्म हो जाए वहीं पर हमारा आंसर मिल जाता है। तो मासा होगा कौन सा, ये वाला होगा। तो हम कह सकते हैं मासा बराबर हो जाएगा 51, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में बंद है, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखा है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर होता है 1/tan ए प्लस काट ए। देखिए सिद्ध करने वाले जो सवाल होते हैं उसके 3 तरीके होते हैं। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हल करो और अपने आप दूसरा राइट हैंड साइड आ जाए, या फिर राइट हैंड साइड हल करो और हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाए, या फिर लेफ्ट हैंड साइड इधर हल करो और राइट हैंड साइड इधर हल करो और दोनों आपस में बराबर आ जाए। 3 प्रकार से है, तो ये तीसरे प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए, 1/sin ए माइनस साइन ए, और ये ब्रैकेट बंद। फिर सेक ए को लिखेंगे 1/cos ए माइनस cos ए बराबर, यहां पर हल करेंगे देखिए 1/tan ए को लिखेंगे साइन ए बटे cos ए प्लस कॉट को लिखेंगे cos ए बटे साइन ए। अब देखिए इधर आ गया, हर बराबर करेंगे तो साइन ए की गुणा करेंगे यानी 1 माइनस, इसमें साइन की गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कितना साइन ए हो गया पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट देखिए इसमें कास से गुणा करेंगे, इससे नीचे 1 मानेंगे, ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा करेंगे कास ए से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास से इसमें गुणा करेंगे यानी कास स्क्वायर ए बटे कास ए बराबर, यहाँ पर समझे 1 बटे में। अब इसकी गुणा होगी इसमें
और इसकी गुणा होगी, देखिए साइन ए की इसमें ऊपर नीचे गुणा होगी, कास ए की इसमें ऊपर नीचे गुणा होगी, तो साइन ए की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इसमें कास स्क्वायर ए से गुणा करेंगे यानी कास स्क्वायर ए बटे में आ गया, दोनों आ गए यानी साइन ए इंटू कास ए। ठीक, अब देखते हैं इधर समझिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, ए का मान होता है कास स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए बटे कास ए बराबर, यहाँ पर समझिए 1 लिखा। ठीक, अब यहाँ पर समझिए जो स्टेप है ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। 1 गुणे में अगर हम लिख दें, ठीक, ये जो पूरा पूरा बटे में है तो पलट कर आएगा यानी साइन ए इंटू कास ए बटे, ये जो लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बटे साइन इंटू कास ए, लेकिन जब ये एक के साथ गुणे में आएगा तो ये वाला पलट कर आएगा यानी साइन स्क्वायर ए इंटू प्लस कास स्क्वायर ए, पलट कर आ गया साइन ए इंटू कास ए, पलट गया। अब देखिए यहाँ पर समझिए, कास स्क्वायर ए यानी कास स्क्वायर ए का मतलब होता है कास ए नीचे कास ए यानी कास ए से कास स्क्वायर ए यानी कट गया यानी कास ए बचा, साइन ए से साइन स्क्वायर कट गया यानी एक साइन ए बच गया, यानी ऊपर कितना बचा साइन ए इंटू कास ए। अब यहाँ पर समझिए, ऊपर है साइन ए इंटू कास ए और ये जो नीचे लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, तो इसका मान होता है 1। जब भी कभी यानी साइन स्क्वायर कास स्क्वायर प्लस लिखा हो, यहाँ पर थीटा थीटा यानी सेम दिया हो तो इसका मान होता है 1। थीटा दिया हुआ है, ए दिया हो या अल्फा अल्फा दिया हो और साइन स्क्वायर कास स्क्वायर लिखा हो तो इसका मान होता है 1। तो एक की गुणा करें कोई फर्क नहीं, साइन ए इंटू कास ए और इसका मान 1 आ गया यानी साइन ए इंटू कास ए साइन ए इंटू कास ए, यानी हम कह सकते हैं LHS बराबर है राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 इससे पहले हल किया और ये है उसका अथवा। ठीक, एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छे से समझिए, एक 15 मीटर ऊंचे मकान, एक ये है 15 मीटर ऊंचा मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और ये हमारा टावर, इसके मकान यानी 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये कितना दिया है 30 अंश है। फिर कह रहा है उसी मकान के तल से, इसी मकान की जो तल है, तल से शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। ठीक, तो अब बताना है आपको टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी। तो टावर की ऊंचाई यानी टावर ये वाला है तो इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं h। माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई को हमने माना h। फिर कह रहा तथा मकान से टावर की दूरी, ये है हमारा मकान और ये है टावर, तो ये इसकी दूरी हमको ज्ञात करना है। तो माना कह सकते हैं मकान से टावर की दूरी, यानी हम कह सकते हैं टावर की दूरी को माना हमने d मान सकते हैं, x मान सकते हैं, कुछ भी मान लें, मान लो हम x मान लेते हैं। ठीक, टावर की ऊंचाई और मकान से टावर की दूरी को हमने x माना। अब देखिए यहां पर क्या है, हमारे दो त्रिभुज बन सकते हैं, कुछ भी नामकरण आप कर दीजिए, P Q R, ये हमारा बड़ा वाला त्रिभुज बन गया और ये छोटा वाला हो जाएगा R S T, कुछ भी नामकरण कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, अब हम इसको लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले त्रिभुज ले रहे हैं R S T, त्रिभुज R S T में। अब देखिए इसमें 30 अंश दिया है। अब देखिए ये 15 मीटर है, यानी ये वाली दूरी ये जो कितनी होगी, ये भी 15 मीटर होगी। अगर ये इसको हम x मान रहे हैं तो ये भी कितना होगा x,
और ये वाली दूरी कितनी होगी, टोटल कितना है h, और ये कितना है 15। ठीक, समझ गए। टोटल अगर मान लो टोटल 30 है और ये मान लो अगर टोटल मान लो 40 है और ये 15, तो इसी में से तो घटाते इसको ज्ञात करने के लिए। इसी प्रकार से हमको टोटल यहाँ पर कितना पता है h, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली, ये हो जाएगी h माइनस 15। ठीक, तो त्रिभुज हमने लिया RST, त्रिभुज RST में लिखेंगे tan 30 अंश बराबर हो जाएगा h माइनस 15 बटे x, यानी लंब बटे आधार। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे रूट 3, 1 बटे रूट 3 h माइनस 15 बटे x, क्रॉस गुणा होगी तो x एक कम, x बराबर h रूट 3, ये रूट 3 के साथ इसकी भी गुणा होगी और रूट 3 की 15 के साथ भी 15 रूट 3। मान लेते हैं एक प्रकार से ये हमारा समीकरण पहला बन गया, यानी x का मान हमको इतना आ गया। फिर अब हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, अब त्रिभुज लेंगे PQR, त्रिभुज PQR में इसमें कोण कितना है tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब यानी h बटे आधार यानी x। tan 60 का मान कितना होता है रूट 3 h, और x का मान हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, मतलब ये आया हुआ है, तो x की जगह पर लिखेंगे h रूट 3 माइनस 15 रूट 3। ठीक, अब देखिए इसकी जब क्रॉस गुणा होगी तो रूट या इस वर्ष h की गुणा होगी यानी h आ गया, और रूट 3 की जब इसमें गुणा होगी, देखिए अच्छे से समझिए, रूट 3 और h रूट 3 यानी रूट 3 h, ये आ गया हमारा 3h, और फिर रूट 3 की इसमें गुणा होगी, रूट 3 गुणे माइनस 15 रूट 3, तो 3 रूट 3 और 15 यानी कितना आ गया 45। ठीक, तो यानी आ गया माइनस का 45। अब देखिए 3h, यह उधर रुक दो 3h, और ये माइनस का 45 इधर आ गया, और ये h जो प्लस का इधर आ गया माइनस का, ये जो माइनस का 45 इधर आ गया प्लस का, यानी 2h बराबर कितना आ गया 45। तो h का मान कितना आ जाएगा 45 बटे 2, यानी h का मान आ गया 22.5 मीटर, 22.5 मीटर। यानी माना टावर की ऊंचाई जो हमने h माना हुआ था, यानी h का मान कितना आ गया 22.5 मीटर। अब अभी हमको मकान से टावर की दूरी यानी x पता करना है, तो x का समीकरण हमारा यहाँ पर दे रखा है, यानी x बराबर कितना दिया है h रूट 3 माइनस 15 रूट 3। अब h का मान हमारा आ चुका है 22.5 रूट 3 माइनस 15 रूट 3। अब देखिए हमारा क्या है रूट 3 सेम है, तो इसको तो सेम लिख ही देंगे। अब देखिए 22.5 में से 15 गया, यानी ये आ गया 7.5, यानी 7.5 रूट 3। अब देखिए 7.5 गुणे रूट 3 का मान होता है 1.732। इसकी जब हम क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक, यानी गुणा करना है 75 गुणे 1.732, यानी 7.5 गुणे 1.732। तो देखिए हम गुणा करने जा रहे हैं 7.5 गुणे 1.732, ठीक, ये आ गया 12.99, यानी हम कह सकते हैं 12.99 मीटर, यानी ये आ गया हमारा x। तो अगर हम आंसर की बात करें तो टावर की ऊंचाई कितनी आई है 22.5 मीटर, और मकान से टावर की दूरी कितनी आई है 12.99 मीटर। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, यानी इधर अर्धगोलाकार है और उधर भी, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर, संपूर्ण ऊंचाई यानी अर्धगोलाकार दोनों को जोड़कर बेलन की तो 19, तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर। जो व्यास है ये टोटल 7 है, ठीक, त्रिज्या 7 नहीं, ये व्यास 7 है, ठीक। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है।
तो अब देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिए, ये क्या है, व्यास। व्यास अगर 7 है तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2। तो अब हम बात करते हैं अर्धगोलाकार की, ठीक, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है, 7/2। तो ये ऊंचाई भी कितनी होगी, 7/2। तो देखिए ये 7/2 और ये ऊंचाई कितनी, 7/2। तो अगर हम बात करें बेलन की ऊंचाई, यानी 7/2 को कहते हैं 3.5, 7 का आधा 7 का आधा, तो दोनों मिला के कुल 7 हो जाएगा, ठीक। यानी एक गोला गोला इस प्रकार से बन जाएगा जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7, ठीक। ऊंचाई 7 हो जाएगी यानी व्यास 7 हो जाएगा। तो हमारा ये सिर्फ कितना बचा, ये जो बेलन है ये कितना बचा बताओ, टोटल कितना है 19, यानी बेलन की ऊंचाई ये कितनी बची, ये वाली, ये बची 12, क्योंकि 12 और 3.5 कितना होता है, 7, 12 7 19, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी बची, 12। अब धातु का भार निकालना है, लेकिन सबसे पहले हम आयतन निकाल लेंगे। सबसे पहले हम आयतन निकालने जा रहे हैं बेलन का, तो लिखेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का जब आयतन निकालेंगे तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। तो पाई का मान कितना, 22/7, और त्रिज्या कितनी है, 7/2, और ऊंचाई कितनी है बेलन की, 12। अब देखिए यहाँ पर समझिए, 2 दूना 4, यानी 2 दूना 4 जब काटेंगे तो 4 तिया 12, ठीक। अब ऊपर आ गया 3, अब देखिए 7 से 1 7 कट गया, ठीक। तो अब ऊपर आ गया 22 और 7 त्रुक 21, तो 22 और 21 की गुणा कर दें। देखिए 22 और 21 की गुणा करना है, तो 21 दूना 42, 21 दूना 42 और 2 44, यानी 442 सेंटीमीटर क्यूब एक इसका आयतन आ गया इस बेलन का। और फिर अर्धगोलाकार इसको हम रखेंगे और फिर ये एक प्रकार से गोला बन जाएगा, ठीक। ये ऊपर वाला सिरा ऊपर से आ गया, ये नीचे वाला सिरा यहाँ पर, ठीक। तो अब हम गोले का आयतन निकालने जा रहे हैं। गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। तो लिखेंगे 4/3 पाई का मान 22/7, आर कितना है त्रिज्या, यानी 7/2। अब देखिए 4 यहाँ पर लिखा है और 2 दूना कितना होता है 4, इस 4 से ये 4 कट गया। अब 2 से काटेंगे इसको, ये कितना आ गया 11, ठीक। तो अब देखिए अच्छे से समझिए, 11 सते 77, ठीक, 11 सते 77 और ये 7 सते 49 बटे कितना 3, 77 49 और 1 7 से ये 7 कट गया, ध्यान रखो, ठीक। यहाँ पर 1 7 से 7 कट गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए 4 कट गया, ये इससे 2 से 4 कट गया, फिर 2 से कटा 11 कट गया। अब देखिए 1 7 से ये 7 कट गया, ऊपर बचा कितना, ऊपर बचा 11 गुणे 49 बटे 3। अब देखिए 11 और 49 की गुणा कर दो, फिर 3 से भाग करना है, तो 11 और 49 की गुणा करेंगे तो 11 9 99 हासिल आया 9, 11 चौक 44 और 9 53 बटे 3। अब इसको भाग करो, 3 एक कम 3 बचा कितना 2, 23 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर बच गया 2 29 हो गया, 3 9 27, फिर बचा 2 यानी 20 हो गया, 3 छाक 18, फिर 3 छाक 18, फिर 3 छाक 18, इसी प्रकार से कटता जाएगा। तो हम ना काट के लिख देंगे 179.6
7 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए आयतन तो हमारा दोनों का आ गया, हमने बेलन का भी निकाल लिया और अर्धगोलाकार का भी निकाल लिया। अब देखिए कुल आयतन कितना हो गया, कुल आयतन कितना हो गया, बेलन प्लस गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन कितना है 442 प्लस, और गोले का आयतन कितना है 179.67। तो ये टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 67 को 67 लिख दो, और देखिए 2 और 9 कितना होता है 11, हासिला 1, 8 4 12, हासिला 1, 4 1 5 1, 621.67। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया, क्या आ गया, ये हमारा कुल आयतन आया है। अब हम बात करते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब का मान कितना है 4.5। तो लिखेंगे ठोस का भार, तो ठोस का भार कितना हो जाएगा 621.67 गुणे 4.5। ठीक, तो आप इसकी गुणा कर लेना, हम कैलकुलेटर से किए कर रहे हैं। ठीक, कैलकुलेटर 621.67 गुणे 4.5 कितना आ गया 2797.515, 2797.515 ग्राम। ये हमारा आंसर आ जाएगा 2797.515 ग्राम। देखते हैं इस अंसाल्ट का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा है। तो कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। देखिए 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, कोई ये जो जीवा है यहाँ पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। ठीक, अच्छे से समझिए। फिर कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये जो वृत्तखंड दो बन गए, एक तो ये दीर्घ वाला और ये जो छोटा सा है लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। और पाई का मान दे रखा हो, रूट का मान दे रखा है, √3 का मान दे रखा है। तो अब देखिए हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले 60 अंश के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो सूत्र होता है θ/360 अंश फिर पाई r स्क्वायर। थीटा कितना दिया है कोण 60 अंश, क्योंकि ये जो जीवा है यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाती है। तो 60 अंश बटे 360 अंश, पाई का मान दे रखा है 3.14 और r कितनी दिया है 15 गुणे 15। अब देखिए ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6, 3.14 15 गुणे 15। ठीक, तो ये आ गया 6, 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो 15 पचे 75 गुणे 3.14 बटे 2। अब इसकी देखिए कैलकुलेटर करने जा रहे हैं। पचहत्तर गुणे 3.14 कितना आ गया 235.5। अब इसको भाग करना है 2 से। ठीक, तो कितना आ गया, जब 2 से भाग करेंगे तो 117.75। ये हमारी निकल गया किसका, ये त्रिज्यखंड यानी टोटल है, ये पूरा मत सिर्फ इतना मत समझना, यानी ये पूरा इतना। ठीक, अब इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो त्रिभुज का अब समझिए अच्छे से, ये कितने अंश का कोण था 60 अंश का, और ये दोनों क्या है त्रिज्या है, दोनों त्रिज्याएं क्या बराबर है। तो यहाँ पर कोण बराबर अंतरित करेंगे, यानी ये 60 निकल गया, अब बचा कितना 120 टोटल बचा, तो 60 इधर 60 इधर। अब यानी तीनों भुजाएं क्या हो गई बराबर 60 60 60, यानी समबाहु त्रिभुज हो गया। तो हम कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अब हमारा त्रिभुज बन कैसा गया है समबाहु त्रिभुज, यानी √3 बटे
4 √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा कितनी है 15 × 15। अब देखिए √3 का मान दे रखा है 1.73, तो इस 15 हम 225/4। अब देखिए इसकी कैलकुलेटर करने जा रहे हैं। एक 1.73 की गुणा करना है 225, यानी कितना आ गया 389.25 भाग 4। अब इसको 4 से भाग कर दें तो आ गया 97.3125। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं, ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल से पूछ रहा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 117.75 में से घटा देंगे 973125। अब देखिए इसको जब घटाएंगे 117.75 में से घटाना है हमको 97.3125, यानी आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यानी नए अंसार के साथ। हो सके लाइव आएंगे या फिर इसी प्रकार से वीडियो डाल देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।